हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एडिशनल सैम्पल पेपर। ये सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। सेशन 2022-23 का पेपर है, क्लास 12th केमिस्ट्री का। टाइम एलोकेटेड है 3 आवर्स और टोटल मार्क्स होंगे 70। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। 35 क्वेश्चंस होंगे टोटल विद इंटरनल चॉइस। जो सेक्शन ए है वो 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर एक का 1 मार्क्स है। सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक के 2 मार्क्स है। सी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनके 3 मार्क्स है। सेक्शन डी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के हैं, और ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 1 करेक्ट आंसर और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डी आइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्नो आइस एंड फ्रॉस्ट फ्रॉम ए सरफेस। डी आइसिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्नो आइस या फ्रॉस्ट सरफेस से रिमूव कर सकते हैं। इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, जिन रीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, द कार विंडो गेट कवर्ड बाय आइस रिड्यूस द विजिबिलिटी। द इमेज बिलो शोज डी आइसिंग ऑफ ए विंडो ऑफ ए कार ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड यूजिंग ए फ्लूइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रेजेंट इन द डी आइसिंग फ्लूइड। तो याद रखना, डी आइसिंग फ्लूइड क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट होता है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनमें से हम एक ऐसी सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और जो चीज़ है वो मेल्ट कर जाती है। और इसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इसको हम कार रेडिएटर में डालते हैं जिससे वाटर क्या फ्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एक तरह का अल्कोहल है। तो सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर हम देखेंगे, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, सो प्रोपेन टू ऑल भी एक अल्कोहल है और ये डी आइसिंग फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। हमें दिया हुआ CH3 CH2 CH3। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले Cl ऐड हो रहा है। Cl ऐड करने के लिए हम करते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो ये हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हमें पूछा है विच डज नॉट हैपन। नेक्स्ट हम क्या करें, Cl की जगह Cn को रिप्लेस करें, हम KCN यूज़ कर सकते हैं। ये होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन क्या ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम निकल। ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो गया। और लास्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे आया NHCOCH3। ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और साथ में COCH3 ग्रुप ऐड हो रहा है। तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो सी है एलिमिनेशन, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। द ग्राफ बिलो शो द ऑब्जर्व स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखना, कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव। कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से याद रखना ये लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, सो इट वॉन्ट बी एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। सबसे पहले सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में HNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। कॉपर CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। CuCl2 में भी कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 है। तो ना तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ना तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ रिएक्शन में भी क्या है, कॉपर 2+ है यहाँ पे, इसमें CuOH ट्वाइस में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रह रहा है। वेयर जो फर्स्ट रिएक्शन है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना कॉपर खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, बट वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता, वो क्या करता है, सल्फर को वो रिड्यूस कर देता है SO2 में। ठीक है, सो दैट्स वाई ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। कमलेश वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फिगर आउट द रेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्वाइस NO plus O2 result in formation of 2 NO2. He measured the rate of this reaction as the function of initial concentration of the reactant as follow. हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी है NO and O2 की।
इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब हमें रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने NO की कंसंट्रेशन 0.2 ये हो जाएगा 0.074। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे NO की कंसंट्रेशन फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे, NO की कंसंट्रेशन सेम है, O2 की कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी, रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, O2 की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, NO की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया तो रेट अगर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड में रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Which of the following data could be reason for the inconsistency in the initial rate of formation of NO2? अगर हम बात करेंगे डेटा 4 की, एक्सपेरिमेंट 4 की, तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दिया बट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ O2 could be result in slowing down the rate of the reaction। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट में O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो रेट इंक्रीज हो रहा था। थर्ड दिया हुआ है हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO विल रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन द डेटा, ये भी गलत है। हमने फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था जब O2 की कंसंट्रेशन सेम थी, NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो रेट इंक्रीज हो रहा था। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट इन द 4 एक्सपेरिमेंट कुड हैव बीन डिफरेंट। तो अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंट किया है तो उसकी वजह से रेट में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द इमेज बिलो शोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग DC वोल्टेज सोर्स। हमें बैटरी लगाया हुआ, यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, यहाँ पे एनाइन, यहाँ पे कैटाइन जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या है, मोल्टन MgCl2, ठीक है। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये क्योंकि जब ये मोल्टन है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Mg2+ में एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। द सोल्यूशन रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि नंबर अगर आप देखोगे टोटल चार्ज, क्योंकि Mg का 2+ है, Cl का -2 हो जाएगा चार्ज टोटल, तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने डिसोसिएट भी कर दिया तो टोटल चार्ज हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम करंट सोर्स टुवर्ड द सोल्यूशन एट वन इलेक्ट्रोड एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अवे फ्रॉम द सोल्यूशन एट अनदर इलेक्ट्रोड, ये भी करेक्ट है। तो मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें एनोड पे, एनोड पे क्या हो जाएगा, जो Cl नेगेटिव है वो एनोड पे जाएंगे, 2 Cl नेगेटिव वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगी, देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। बैटरी से वो चले जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे क्या होगा, जो Mg2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा टू फॉर्म Mg, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है जो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मूविंग टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मूविंग टू इलेक्ट्रोड, ये रॉन्ग है। अगर आप देख सकते हो अभी हमने अनाइन की तरफ 2 जब Cl मूव किए थे तो केटाइन की तरफ कितने Mg मूव किए थे, 1 Mg, क्योंकि 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे बट Mg को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 Mg2+ को, सो दैट्स वाई ये हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन X रेट इज इक्वल टू 0.7 ZABEA डिवाइडेड बाय RT, माइनस ऑफ EA/RT दिया हुआ है। याद रखना 0.7 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे क्या होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन जब होते हैं तब हम बात करते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों पे, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे मॉलिक्यूल्स के बाद, और दूसरा हम डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, ठीक है। और याद रखना जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं इफेक्टिव कोलिजन, तो ये मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम इफेक्टिव कोलिजन देखते हैं, बट इन अनदर रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ वाई रेट इज इक्वल टू ZABE माइनस EA/RT, मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 किस में होता है, जब हमारे जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, सिंपल है, उसमें ओरिएंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सिंपल रिएक्शन होती है तो उसमें हम P की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो पहला है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और Y क्या हो जाएगा हमारा सिंपल रिएक्शन। तो
reaction X involve complex molecule whereas Y involve simple molecule, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ए मेटल आयन Mn प्लस चार्ज है फॉर्म से कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला Ml2n-4 प्लस द L रिप्रेजेंट ए बाइडेंटेड लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द चार्ज ऑन द लिगेंड L। चार्ज निकालना है, मेटल का चार्ज हमें दिया हुआ है प्लस n, लिगेंड का चार्ज निकालना है, हम लिख लेंगे 2x, हमें x बताना है, इज इक्वल टू द n-4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, n कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द इमेज बिलो शो डिफरेंट बेंजीन डेरिवेटिव दैट गिव मोनोस नाइट्रेशन प्रोडक्ट एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन विद द रेट ऑफ द नाइट्रेशन रिलेटिव टू बेंजीन। ठीक है, कंपाउंड हमें दिया हुआ है, हमें बताना बेंजीन्स के साथ अगर आपने कंपेयर किया नाइट्रेशन का तो हमें दिया हुआ है रिएक्शन कौन सा फास्टर है कौन सा स्लो है। सबसे पहले अगर आपने क्या लिया, मिथाइल बेंजीन लिया, इसकी नाइट्रेशन की है तो ये फास्ट होगा। तो याद रखना जो मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, NO2 ग्रुप जल्दी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये रिएक्शन फास्टर होती है एज कंपेयर टू बेंजीन। सिमिलरली फिनोल भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, NO2 ग्रुप जल्दी अटैक करता है, ये रिएक्शन भी फास्टर होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्लो लिखा, ये गलत है। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन, अब याद रखना ये जो नाइट्रो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, सो एज ए रिजल्ट NO2 पॉजिटिव मेटा पे अटैक करता है, और ये रिएक्शन क्या होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, ये स्लो रिएक्शन होती है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। बेंजोइक एसिड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो NO2 पैटा पे अटैक करता है, और ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, तो ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे जो बी एंड सी ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर 400 केल्विन 600 केल्विन आर 5 × 10⁻³ per second, 8 × 10⁻³ per second. What extra information is needed to calculate value of frequency factor? आरएनएस इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए जिससे हम बता सकते हैं। हमें इक्वेशन दी है, हमें ए की वैल्यू बताना है, हमें के पता है, आर पता है, टी पता है, ई नहीं पता है हमें। ठीक है, तो ई हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, इस फॉर्मूला से आप EA की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको EA का वैल्यू निकल जाएगा आपका, तो आपके पास सारी वैल्यू हो जाएगी। आप किसी भी K का वैल्यू यूज़ कर सकते हो, आप रेट यूज़ कर सकते हो, टेम्परेचर की वैल्यू लिख सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, ए कैन बी कैलकुलेटेड विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द कंपाउंड CONH35Cl इज आइसोमेरिक विद द कंपाउंड CONH35SO4Cl। विच ऑफ द फॉलोइंग रो करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हमें पहले दिया CONH35ClSO4, SO4 का 2- है तो इस कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा 2+, तो ये हो जाएगा X, NH3 का होता है 0, Cl का होता है -1 इज इक्वल टू +2, तो X इज इक्वल टू +2। सिमिलरली हमें सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया CONH35SO4 ब्रैकेट क्लोज Cl, इसको सेपरेट करेंगे, Cl नेगेटिव, इसका प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा X +0, सल्फेट का -2 इज इक्वल टू +1, तो X इज इक्वल टू +3। तो दोनों में क्या है, कोबाल्ट का चार्ज +3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द इमेज बिलो शोज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X। हमें प्रोडक्ट X बनाना है, हमें दिया सेरेमिक वूल सोक्ड इन इथेनॉल, इथेनॉल दिया हुआ है, हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो याद रखना ये जो Al2O3 है, इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और अगर आपके पास इथेनॉल है,
आप इसको हीट कर रहे हो और डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो हमारा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इज रिलीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इथीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल अमीनो एसिड कंडेंस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो अमीनो एसिड क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंक। अमाइड लिंक बनता है CONH जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन देन फॉर्म ए बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, जिससे प्रोटीन बनता है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है ALAGLY, मतलब एलेनिन और ग्लाइसिन का इक्वेशन दिया, कंडेंसेशन दोनों में कंडेंसेशन हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब हमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइपेप्टाइड AGLY इज लाइकली टू फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एलेनिन एंड ग्लाइसिन। तो याद रखना, अगर दो हमारे अमीनो एसिड कंडेंस होते हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर इज एलिमिनेटेड। तो याद रखना, एक तरफ क्या होता है COH होता है, एक तरफ क्या होता है NH2 होता है। तो क्या होता है OH NH रिमूव हो जाता है, हमारा बनता है C डबल बॉन्ड O NH। तो इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो वाटर इज एलिमिनेटेड, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो ऐसी कुछ बात नहीं होती, कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, हैफनियम एटॉमिक नंबर 72 आर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 4। ग्रुप 4 के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। दे आर फाउंड टुगेदर इन नेचर, आर डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि याद रखना बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम और हैफनियम का ऑलमोस्ट साइज क्या हो जाता है, सेम। सो दे हैव आइडेंटिकल रेडियाई और इसी के वजह से इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अमंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया विद ब्रोमो इथेन। जब आप अमोनिया को ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्ट करो तो आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर हमने क्या किया, रिएक्ट किया अमोनिया को विच इज़ NH3 ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्ट किया विच इज़ CH3CH2Br, इसे हम अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे अटैक करेगा, HBr रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2NH2। ठीक है, फिर आपने क्या लिया, आपने एक और लिया CH3CH2Br ब्रोमो इथेन, फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा, फिर हमारा HBr रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2 ट्वाइस NH। ठीक है, ये फिर से अटैक करेगा, हमारा बनेगा CH3CH2 थ्राइस, टर्शरी अमाइन बन जाएगा। और एक बार फिर से ये CH3CH2Br के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा बन जाएगा CH3CH24 N प्लस Br, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अमोनोलिसिस में याद रखना हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट सब कुछ मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल एज एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन दिया हुआ डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन होता है CH3 ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमाइन है। याद रखना है खुद के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। वेरस ट्राइमिथाइल अमाइन हमारा क्या है, टर्शरी अमाइन है। तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो दैट्स वाई डाइमिथाइल अमाइन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये करेक्ट है। रीजन मॉलिकुलर मास ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इज रिलेटिवली हायर देन द डाइमिथाइल अमाइन। तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। अगर मास देखा जाए तो ट्राइमिथाइल अमाइन में एक ज़्यादा CH3 ग्रुप है, ज़्यादा मास होना चाहिए, बट ये एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। रीजन होना चाहिए था इसका करेक्ट कि इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट लेबल एज एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन दिया हुआ है सिल्वर मिलर कैन बी क्रिएटेड एट द वॉल और टेस्ट ट्यूब यूजिंग इथेनॉल। इथेनॉल की बात करेंगे, यह CH3CH सिल्वर मिलर मतलब टॉलिन्स का टेस्ट दे सकता है क्योंकि ये एल्डिहाइड है। सिमिलरली रीजन क्या दिया हुआ है, इथेनॉल कैन रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, अगेन क्योंकि ये एल्डिहाइड है, वो भी कौन सा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो ये टॉलिन ये फेलिंग टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीज़न नहीं है। करेक्ट रीज़न ये था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे
टॉलिंग्स रिएजेंट के साथ वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज होके सिल्वर मिरर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोइथेनॉइक एसिड। क्लोरोइथेनॉइक एसिड क्या होता है, ClCH2COOH। ठीक है, और इट विल बी हायर देन द प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपेनॉइक एसिड होता है CH3CH2COOH। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कौन कितना ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम बात करें क्लोरो जो इथेनॉइक एसिड है, इसमें Cl है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। याद रखना ये पोलैरिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। पोलैरिटी इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा इंक्रीज होती है। सो एज ए रिजल्ट इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न दिया हुआ है हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड लोअर विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो रीज़न हमारा ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, तो एजर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन एट रूम टेम्परेचर प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल हमारा क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। व्हेन हीटेड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट स्लोली टर्न द ऑरेंज डाइक्रोमेट टू द ग्रीन। सबसे पहले याद रखना जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट जो टर्शरी अल्कोहल है वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो ये जो रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा जब आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को क्या करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है, तभी कलर डाइक्रोमेट का चेंज हो सकता है। रीजन दिया हुआ है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर रेडली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडाइज टू एसिड, ये भी गलत है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन बनाते हैं और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वेयर ए एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। दिस सेक्शन कंटेन्स 7 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ईच कैरी 2 मार्क्स। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। एट हाई टेम्परेचर इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस HCl एंड इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, और इथाइलिन मीन्स इथीन बना रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर रेट फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, रेट विल बिकम इज इक्वल टू KCH3CH2Cl। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, रेज़ टू पावर 1 होगा। इन द एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड वॉज 0.01 मोलर। इनिशियल कंसंट्रेशन जब 0.01 मोलर थी, द रेट ऑफ द रिएक्शन वॉज 1.6 इंटू 10⁻⁸ मोल्स पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें K का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इनिशियल रेट दिया हुआ है 1.6 10⁻⁸, ये मोलर पर सेकेंड है। K कंसंट्रेशन दिया है 0.01, तो K हो जाएगा 1.6 10⁻⁸ डिवाइड बाय 10⁻², तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 10⁻⁶ पर सेकेंड। ठीक है, K का वैल्यू आ गया। अब हम रेट की बात करेंगे। जो रेट हमें फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो K का वैल्यू हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁶, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.07, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.12 10⁻⁷ मोलार्स पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। पाइनएप्पल कंटेन प्रोटीएज एंजाइम। तो याद रखना पाइनएप्पल में क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जब आपने फ्रेश पाइनएप्पल लिया हुआ है और अगर आप जेली बनाना चाहो, इट वोंट सेट। वोंट सेट मतलब वो जेली टैंगल नहीं होता है। टैंगल मतलब कि वो एक थिक मास नहीं बना पाता है। थिक मास इसलिए नहीं बनाता क्योंकि फ्रेश चंक ऑफ पाइनएप्पल में प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता रहता है, तो जेली नहीं बन पाता है। सो देयर इज़ नो जेली फॉर्मेशन इन फ्रेश। बट जब आप उसको कैन कर देते हो, कैन में क्या होता है, देयर इज़ नो प्रोटीज एंजाइम। जो प्रोटीज एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एज ए रिजल्ट जो ये है पाइनएप्पल, ये टैंगल अप, ठीक है, एक मास बना सकता है। एज ए रिजल्ट जेली कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का और वाला पार्ट है।
द चेन स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन इज शोन बिलो। लाइसिन का स्ट्रक्चर पूछा है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइसिन इज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। अगर हम बात करेंगे एसिडिक बेसिक न्यूट्रल के लिए, जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या देता है, बेसिसिटी देता है। COH ग्रुप क्या देता है, एसिडिटी। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, सो एज ए रिजल्ट एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो लाइसिन बेसिक होता है। What will be the structure of lysine if placed in a solution containing pH of 1? pH 1 का मतलब क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन, मतलब H प्लस प्रेजेंट है। याद रखना नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ NH2 की जगह हमारा दोनों तरफ बन जाएगा NH3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा NH3 प्लस। ये क्या करेगा, क्योंकि बेस हैं ये दोनों, ये H प्लस सोल्यूशन से बना के एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। 2 ब्रोमो ऑक्टेन दिया हुआ है हमें, व्हेन रिएक्टेड विद एल्कोहलिक NaOH टू गिव 2 ऑक्टेन और गिवन बिलो। ठीक है, हमें बताना टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या हो रहा है, जो OH होता है वो रिवर्स साइड से अटैक करता है Cl पे, यहाँ पे Br रिमूव हो रहा है, और अगर आप देखोगे फाइनल प्रोडक्ट जो Br था वो राइट हैंड साइड पे था, OH लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और ये SN2 इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इन्वर्शन हो रहा है कन्फिग्रेशन से, इससे हम बता सकते हैं SN2 रिएक्शन है। और 2 का मतलब होता है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो रेट बिकम्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा है NaOH। ठीक है, बी पार्ट देखेंगे। What effect will it have on the rate of the reaction if concentration of NaOH is half? NaOH की concentration अगर आपने हाफ कर दी तो ओवरऑल रेट भी क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेज टू पावर 1 है। सिमिलरली 2 ब्रोमो ऑक्टेन की आपने कंसंट्रेशन अगर हाफ कर ली तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो बिकम्स हाफ। 21 का और पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स हैव ए कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब क्या होना चाहिए कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स अटैच। अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे, ये है हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ Br, एक तरफ CH3 मिथाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड कायरल है। सेकेंड वाले कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CHOH, CH2OH और यहाँ पे CHO। तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम अटैच हैं, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, कायरल होगा। तो दोनों कंपाउंड क्या है, हमारे कायरल है। नेक्स्ट, द 2 कंपाउंड X एंड Y आर एनेंटियोमर्स। सपोज हमारे पास एनेंटियोमर है, नेम 1 फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सेम फॉर X एंड Y। एनेंटियोमर की याद रखना, जो प्रॉपर्टी सेम होती है वो क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट डिफर क्या होगा, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। द कॉम्प्लेक्स PtCl2NH3 ट्वाइस हैज़ 2 आइसोमर्स whereas COCl4 2 नेगेटिव डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड हैज़ नो आइसोमर Y। अगर हम बात करें PtCl2 की NH3, तो इसमें क्या हो सकता है, हमारे 2 आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, एक बन सकता है हमारा सिस बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है, ट्रांस बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आपका सिस और ट्रांस आइसोमर्स बन सकते हैं। वेयरएज COCl4 ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है और विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, व्हेन NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, तो उसका जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है बनता है CuH2O6 2+। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेसेस वाटर फॉर्मिंग ए पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। आपने उसमें NaOH ऐड किया, तो NaOH ऐड करने से क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोक्साइड OH डिस्प्लेस कर देता है, हमारा बन जाता है CuH2O4OH ट्वाइस। ठीक है, उससे क्या होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं। इफ़ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडिड नाउ, अगर आपने इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड कर दिया
द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं अमोनिया से। तो ये X था, तो आपने एक्सेस ऑफ इसमें अमोनिया डाल दिया, तो क्या होगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे और दो OH अमोनिया डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा बन जाएगा NH3 4 साथ में H2O2+। तो ये थे हमारे कंपाउंड X एंड Y। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। द हाफ इक्वेशन फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। Cu2++2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन Cu, E0 दिया हुआ है 0.34, ठीक है। हाउ विल बी द वैल्यू ऑफ E0 चेंजेस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इंक्रीजेस। अगर हम कंसंट्रेशन Cu2+ का इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन है वो मोर फेवरेबल होता है और E0 की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। E0 की वैल्यू इंक्रीज होगी। विल द कन्वर्शन ऑफ Cu2+2 बिकम्स मोर और लेस फीजिबल, तो ये मोर फीजिबल हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन विल बिकम फास्टर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू हैव half life of 1.15 10⁴ seconds, what will be the time required for completion of 99% of the reaction। हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है, T हाफ दिया, हमें बताना 99% में कितना टाइम लगेगा। सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, प्रोडक्ट का 0 होगा, 99% कंप्लीशन मतलब कि प्रोडक्ट हो जाएगा 99 और रिएक्टेंट बचेगा हमारा 1, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। हमें K का वैल्यू निकालना है तो K बिकम इक्वल टू 0.693, T हाफ का वैल्यू हमें दिया 1.15 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.06 10⁻⁻5 पर सेकेंड, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया हमें। अब हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 T log ऑफ R0 विच इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, हम T को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2.303, ठीक है। K का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6.06 10⁻⁻15। लॉग ऑफ R0 का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल था सपोज 100, फाइनल हो जाएगा 1, ठीक है। तो T बिकम इक्वल टू 2.303 6.06 10⁻⁻5, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10⁻², 10⁻² होता है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6.06 इंटू 10⁻⁻5। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76006.65 सेकेंड्स, और अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे आ जाएगा 21.11 आवर्स, ठीक है। तो ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटलिस्ट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। Suggest two things which can be done with the product formed to push the reaction in the forward direction। Suppose हमारे पास क्या इथेनॉइक एसिड है विच इज CH3COOH, और इसको हमने रिएक्ट किया इथेनॉल के साथ C2H5OH, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एसिड, ठीक है। तो हमारा बन जाता है CH3COOC2H5 प्लस वाटर इज रिलीज्ड, ठीक है। ये रिएक्शन है हमारी, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इथाइल इथेनोएट बन गया। अब इन्होंने क्या बोला है, सजेस्ट टू थिंग्स विच कैन बी डन विद द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट के साथ ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप क्या करते हो, डिक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप दोनों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकते हो। सेकंड क्या दिया है, सपोज 1 मोल ऑफ, अगर हमने इथेनॉइक एसिड लिया होता कितना, सपोज ये 1 मोल लिया होता एंड 1 मोल ऑफ इथेनॉल लिया होता, आर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट एंड इथेनॉइक एसिड आर प्रेजेंट, और किसी का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज इनिशियली कंसंट्रेशन दोनों का 1 1 होता तो ये 0 0 हो जाता, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि हाउ मच रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। सपोज ये हमारा बनता, क्योंकि 1 है कंसंट्रेशन, सपोज 1 था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनॉइड, ये होता अल्फा। सिमिलरली वाटर का कंसंट्रेशन भी क्या होता, अल्फा होता, ठीक है। और इनका कंसंट्रेशन होता 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये हमारे अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। केसी का वैल्यू दिया हुआ है 4 है, तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर अगर आपने उस तरफ ले जाए तो बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और 2 इज इक्वल टू 3 अल्फा। सो अल्फा हमारा आ जाएगा, आंसर विल बी 2/3। तो हमें पहले पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड को हमने अल्फा लिया था, इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3 मोल्स। और इनिशियल कंसंट्रेशन इथेनॉइक एसिड का कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 2/3, तो इथेनॉइक एसिड जो था उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारी 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस है विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस, और दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। इस बेंजल्डिहाइड लेस और मोर रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द बेंजीन, गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। सपोज हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजीन के साथ हमारा क्या है, CHO ग्रुप है, और साथ में क्या दिया, बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन ईजिली क्या दे सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किस पे ईजिली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब याद रखना बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद रखना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, रिपेल हो जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन में क्या होती है, दैट इज ईजी, और बेंजीन में क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सो बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है, वेयर एज बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट, state the position of the ring at which electrophilic substitution is likely to predominate in benzaldehyde। अब बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द मेटा पोजीशन, तो वो मेटा पोजीशन, तो बी का आंसर हो जाएगा मेटा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। सपोज 4 कार्बन है, ठीक है, ब्यूटेन 2 मिथाइल हो जाएगा, CA यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, तो ये हमें टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ है। साथ में दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय आइदर रिडक्शन ऑफ अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो ऑलरेडी अल्कोहल से अल्कोहल की क्या रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे इन्होंने गलत दिया, ये होना चाहिए था हमारा कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल की जगह कीटोन देना चाहिए था। तो याद रखना, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हो तो आपका बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो आपका बनता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो आप टर्शरी अल्कोहल इससे नहीं बना सकते रिडक्शन से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप टर्शरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। इन 20th सेंचुरी German scientist Werner succeeded in clarifying the structure of 5 compound consist of platinum, chlorine and ammonia. Some of the properties of this compound are shown below। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फ्री आयंस इन द फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री Cl नेगेटिव आयंस इन द फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt इन द कंपाउंड 3। कंपाउंड 3 बनाते हैं, नंबर ऑफ फ्री Cl नेगेटिव, फ्री का मतलब क्या है, जो आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब काउंटर आयन, तो 2 Cl के काउंटर आयन है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा Pt, ठीक है, NH3 Cl2, और आउटसाइड द ब्रैकेट 2 Cl है, Cl2, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज की, तो ये हो जाएगा x, ये न्यूट्रल होता है, क्लोरीन का हो जाएगा -1 × 2 इज इक्वल टू, अगर आपने 2 Cl आइंस रिमूव कर दे तो इसका चार्ज आ जाएगा +2, तो x हो जाएगा हमारा +4, ठीक है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें टोटल यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए बी सी डी हैज़ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर आप क्या करते हो, इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे तो सारे के सारे क्या बनाते हैं, हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला कंपाउंड देख लो, आपने 4 Cl को बाहर रख लिया तो बन जाएगा PTNH3 6Cl4। सिमिलरली सारे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो सबकी सिमेट्री क्या होगी, ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम स्ट्रक्चरल आइसोमर, सबकी स्ट्रक्चरल आइसोमर सेम होंगे। और हमें शेप पूछा है और हर एक का शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो सबका शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। सुमन टुक 2 glasses ऑफ वाटर फ्रॉम ए वाटर फिल्टर, शी कूल्स 1 glass इन ए फ्रिज एंड वार्म अदर ग्लास ऑन स्टोव, विच ग्लास विल होल्ड मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन, यूज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन वाटर, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना, जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो KH का वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटी याद रखना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, KH का वैल्यू कम होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। तो अगर आपके पास कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर है, जो कोल्ड वाटर होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो कोल्ड वाटर विल कंटेन मोर डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो जो वाटर आपने फ्रिज में रखा था उसमें ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। द इमेज बिलो शो द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द एक्वस इथाइल अमाइन, what is the evidence is there for the chemical reaction between the ethyl amine and the HCl। सबसे पहले जो इथाइल अमाइन होता है ना, इसका ना फिशी अमोनिया स्मेल होता है। ठीक है, इसका स्मेल होता है अमोनिया का। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास इथाइल अमाइन है विच इज CH3CH2NH2, हमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो H+ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा बन जाता है CH3CH2NH3+Cl नेगेटिव। तो हमारा क्या बन गया, इथाइल अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया हमारा, इथाइल अमोनियम सॉल्ट बन गया। और इसका जो स्मेल होता है, देयर इज नो स्मेल, तो इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो इसका एविडेंस क्या मिलेगा, जैसे इसकी जो इथाइल अमाइन थी इसकी थी फिशी स्मेल, तो जैसे ही फिशी स्मेल चला जाएगा तो वो हमें बताएगा देयर इज प्रेजेंस ऑफ, देयर इज रिएक्शन हैपनिंग बिटवीन द इथाइल अमाइन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, What does the smell of why does the smell of ethyl amine disappear? इथाइल अमाइन का स्मेल इसलिए डिसअपेयर हो गया क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अमोनियम सॉल्ट हुआ है, और इथाइल अमोनियम सॉल्ट का कोई स्मेल नहीं होता है। Why does the smell of ethyl amine reappear when the sodium hydroxide is added? तो जैसे आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, अब ये क्या बेसिक सोल्यूशन है, जो बेस होता है वो क्या करेगा, H+ वापस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, NH3 पॉजिटिव में से ये हाइड्रोजन अपनी तरफ ले लेगा, हमारा बन जाएगा फिर से CH3CH2NH2, तो हमें वापस इथेन अमाइन मिल गया और जिसकी फिशी स्मेल होती है। सो दैट्स वाई स्मेल ऑफ इथाइल अमाइन रीअपेयर्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। द मिक्सचर ऑफ 0.5 मोलर एसिटल्डिहाइड, हमें एसिटल्डिहाइड दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड 0.5 मोलर ऑफ डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल होता है C2H5CO C2H5, दोनों कितने दिए हैं 0.1 मोलर, और इसको रिएक्ट किया हमने NaCN के साथ। ठीक है, अब NaCN क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है Cn नेगेटिव। ठीक है, अब हमें पूछा व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अब याद रखना, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर हम डाई इथाइल कीटोन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 C2H5 ग्रुप है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है एज कम्पेयर टू एसिटल्डिहाइड, तो क्या होगा, एन जो Cn नेगेटिव है वो अटैक करेगा C कार्बन को ऑफ द एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और ये क्या करेगा, हमारा बनेगा CH3CHO नेगेटिव एंड Cn, तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन में से H+ एक्सट्रैक्ट करेगा, हमारा बन जाएगा CH3CHOHCN। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा साइनोहाइड्रिन।
ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड हमारा बन जाएगा एस्टल्डिहाइड का, और यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। दो रीज़न पूछे हैं, तो अगर हम बात करें दो रीज़न की, तो एक पहला क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, डाई इथाइल कीटोन है, इसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वेयर एस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मोर होगा। सो दैट्स वाई जो CN है वो एस्टल्डिहाइड पे अटैक करेगा। 30 का और पार्ट है, शो स्टेप टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू फिनॉल। तो हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा बन जाता है एनिलीन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। नेक्स्ट टेबल बिलो शो द ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल एंड फिनॉल। जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सिंक करता है, इवॉल्व हाइड्रोजन स्टेडली। फिनॉल के साथ भी सोडियम सिंक करता है, इवॉल्व हाइड्रोजन रैपिडली। आपको दोनों का रिएक्शन बताना विद सोडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास क्या है, C2H5OH। ठीक है, हम Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो याद रखना, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है, हमारा जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिनॉल है वो बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, वेरस इथेनॉल बनाता है हमारा इथॉक्साइड आयन। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, जो फिनॉक्साइड है वो क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस प्लस R इफेक्ट वो शो कर सकता है, और रेजोनेंस से वो क्या हो जाता है, स्टेबल। और अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और ज़्यादा हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। सो दैट्स वाई जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर हम इथेनॉल की बात करें वो इथॉक्साइड बनाता है, वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई जो फिनॉल है इट इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। दिस सेक्शन कंटेन 2 क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। द इमेज बिलो शो द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया DNA का, और साथ में हमें क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन है द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड pH, एक्सप्लेन द रीजन इन बोथ केसेस। सपोज आपने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से याद रखना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, याद रखना एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने से जो DNA है वो क्या करता है, अनकॉइल्ड कर सकता है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। सेकेंड पूछा है इफेक्ट ऑफ pH। ठीक है, pH का इफेक्ट पूछा है। सपोज आपने क्या किया, pH इंक्रीज कर दिया। pH इंक्रीज मतलब OH की कंसंट्रेशन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो क्या होता है, इसमें हो जाती है हमारी डीप्रोटोनेशन। मतलब जो OH है वो क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, OH नेगेटिव को H प्लस चाहिए तो वो क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लेस हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो OH ले जाएगा, और ये अनस्टेबल होके क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने pH को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, तो मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होता है, याद रखना ये जो हमारी बेसिस होती है वो नाइट्रोजिनस बेसिस होती है, तो वो क्या करेंगी, उसमें नाइट्रोजन होता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगी, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। और प्रोटोनेशन होने की वजह से भी ये क्या हो जाएगा, जो बेसिस है कि प्रोटोनेशन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने से इसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सेकंड वन, सपोज द बॉन्ड होल्ड द DNA स्ट्रैंड और डबल हेलिक्स टुगेदर आर कोवेलेंट बॉन्ड।
सपोज अगर बॉन्ड कोवलेंट थे तो प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग होने की वजह से अगर डीएनए को सेपरेट, तो जब डीएनए की याद रखना रेप्लिकेशन होती है ना, तो डीएनए को क्या करना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। बट अगर बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग है तो डीएनए रेप्लिकेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो दोनों स्टैंड है इस बिकम डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। आप दोनों स्टैंड को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे तो वो रेप्लिकेशन कैसे करेगा। वेयर एस अगर आपने यूज़ किया होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, ईजिली क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा अनस्टेबल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन 240 ml ऑफ NaOH रिएक्टेड कम्प्लीटली विद 100 ml of H2SO4 solution. Weight of H2SO4 was taken as 9.8 grams. सबसे पहले हमने H2SO4 कितना लिया हुआ है, 9.8 ग्राम्स। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो याद रखना मोलर मास होता है H2SO4 का 98, तो हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो हमें पहले मोलैरिटी निकालनी है, उसके लिए हमें NaOH के मोल्स पता होने चाहिए। तो अगर हम रिएक्शन लिखे दोनों की तो हम लिखते हैं H2SO4 NaOH result in formation of Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर आपने H2SO4 0.1 मोल यूज़ किया है तो NaOH कितना यूज़ करोगे, इसका ट्वाइस हो रहा है तो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0.1, तो आपको 2 मोल्स यूज़ करना होगा। हमें मोलैरिटी पूछी है ऑफ NaOH, ठीक है। तो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया हमें, 0.2, और वॉल्यूम दिया कितना, 240 ml। इसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 240। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.83 मोलर पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया मोलैरिटी का। अमाउंट ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड, ठीक है। NaOH कितना लिया था हमने, 0.2 मोल। अब इसका वेट कितना होता है NaOH का, इसमें सोडियम होता है which is 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो इसका मोलर मास होता है हमारा 40। तो 0.2 इंटू 40 हो जाएगा 8 ग्राम्स, ठीक है। तो NaOH कितना लिया था हमने NaOH लिया था 8 ग्राम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडिड टू द ओरिजिनल NaOH टू मेक इट 0.5 मोलर, ठीक है। तो अगर आपको 0.5 मोलर बनाना है, ठीक है, तो आपको चाहिए 0.5 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो हमें पता है 1 मोल होता है 40 ग्राम्स, तो 0.5 कितना होता है 20 ग्राम्स। हमें 20 ग्राम NaOH बनाना है। ऑलरेडी हमारे पास 8 ग्राम्स था, इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 ग्राम ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मच ऑफ NaOH वी हैव टू ऐड, सो 12 ग्राम NaOH हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स एंड रीड द टेक्स्ट और इमेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेल हैज़ बीन यूज इन अवर डेली लाइफ इज ड्यूरासेल नोन एज ए अल्कलाइन सेल। द इमेज गिवन बिलो शो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूरासेल। ड्यूरासेल दिया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड है, याद रखना ये एक्ट करता है एनोड। इंसुलेटिंग मटेरियल पाउडर जिंक स्टील केस। कार्बन मिक्स विद MnO2 विल एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है। पोरस सेपरेटर है जिसमें एब्जॉर्ब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। नॉर्मली लेक्लान सेल की बात करें, इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, बट यहाँ पे हमारा KOH इज गिवन। फर्स्ट दिया हमें, राइट डाउन द हाफ सेल रिएक्शन फॉर दिस सेल एट ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट जो है वो एक्ट करता है एज ए कैथोड, ठीक है। और कैथोड पे याद रखना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा बनता है ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnO3OH नेगेटिव। अगर हम बात करें एनोड की, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो जिंक है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Zn2+।
अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें MnO2 वाले की, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारा 0.74 और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑफ द सेल हम निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड है 0.74 माइनस ऑफ -0.76, ओवरऑल आ जाएगा हमारा 1.5 वोल्ट्स। ई नॉट आ गया हमारा 1.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, सो ग्रेफाइट विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ड्रॉ द सेल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन इन विच रिएक्शन अकर। सेल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा हो जाएगा जिंक सॉलिड डैश Zn2 प्लस, ठीक है, MnO2 H2O डैश Mn2O3 डैश OH नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। और क्वेश्चन हमें दिया है, इमेजिन यू आर इन केमिस्ट्री लैब एंड टीचर इज एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। द टीचर टू मेड सेटअप, दो इलेक्ट्रोलिसिस के सेटअप किए हुए हैं। एक में क्या, कॉपर सल्फेट इज डन बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। एक सोल्यूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट तो डाला हुआ है, साथ में जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज किए। बट दूसरे सेटअप में क्या है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है बट जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो किसके किए हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किए। ठीक है, हमें पूछा कि कौन से सेटअप में जो कलर है वो फेड अवे हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले जो पहला सेटअप है उसमें कलर फेड अप हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है इसमें ऑक्सीडेशन होती है वाटर की। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होती है ना, तो याद रखना क्या होता है, H+ प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कॉपर 2+ का रिडक्शन करके Cu बन जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है, सोल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज, Cu का कंसंट्रेशन, Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो SO4 2 नेगेटिव क्या करता है, H+ के साथ कंबाइन करके H2SO4, तो ओवरऑल CuSO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो इसका कलर फेड अवे हो जाता है। सेकेंड दिया, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट द कॉपर एनोड एट द सेटअप 2। एनोड में हमेशा क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा कॉपर 2+। हमें पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड। याद रखना सेटअप 1 के एनोड में हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसकी रिएक्शन बात करेंगे हम, अगर हमें दिया हुआ है 2OH नेगेटिव, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस H+, 2H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो याद रखना हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट, विच सेटअप 1 और सेकंड डिपिक्ट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो सेटअप सेकंड रिप्रेजेंट करता है कॉपर। तो सेकंड सेटअप में देखोगे आपने एक तरफ कॉपर लिया हुआ है दोनों रॉड, एक तरफ कॉपर क्या होता है हमारा इम्प्योर होता है, इम्प्योर होता है हमारा एनोड और प्योर होता है कैथोड। ठीक है, तो क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर 2+ में, वो सोल्यूशन में चले जाता है एज ए कॉपर 2+, और ये कॉपर 2+ क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देता है हमारा कॉपर, तो हमारा प्योर कॉपर हमें कैथोड पे मिल जाता है। तो ये इसका आंसर होगा सेटअप 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, इमेजिन बिलो शो द बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 7 स्ट्रेट प्राइमरी एल्कोहल एंड 7 स्ट्रेट प्राइमरी एल्केन से। एल्कोहल और एल्केन का ग्राफ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एल्कोहल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 2 सीरीज इंक्रीज monotonically with increase of size of the molecule, slope is incremental is different for both the series। तो हमें दोनों का स्लोप दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन द एल्केन्स। तो याद रखना अल्कोहल में क्या होता है, पहला आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका एल्केन से ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकेंड, व्हाई डू द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट corresponding alcohol and alkane gets lesser as the number of carbon increase। जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से जो OH का इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लग जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। कैन द 2 ग्राफ एवर इंटरसेक्ट। तो अगर आप इंक्रीज करते रहोगे साइज तो क्या होगा, OH का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ क्या है, यस दिस ग्राफ कैन इंटरसेक्ट। विल द ग्राफ लुक लाइक ऑलमोस्ट द सेम इस बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्लेस बाय मेल्टिंग पॉइंट। यस, ग्राफ सेम दिखेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो
आपको ग्राफ सेम दिखाई देगा। अगर आप ग्राफ देखोगे तो एल्कोहल का ग्राफ ऊपर होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। नेक्स्ट, हाउ विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ ऑफ स्टेट चेन प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस का याद रखना, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमाइंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे अल्कोहल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। तो ये जो ग्राफ होगा एल्कोहल के नीचे होगा, बट एल्केन से ये ग्राफ क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अमाइंस का ग्राफ इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, एल्कोहल से कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट एल्केन से ज़्यादा होगा इसमें। सो एज ए रिजल्ट ग्राफ विल कम इन बिटवीन द टू। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। राइट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। तो क्रोमियम होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d5 4s1। वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट दे आर एडजेसेंट। ठीक है, इसके पास क्या होता है, वेनेडियम होता है विच इज़ 3d3 4s2, और साथ में क्या होता है, मैग्नीज होता है विच इज़ 3d5 4s2। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है एस से डी में जंप कर जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है देन अदर एलिमेंट। सेकेंड है, वाई एच जी नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एच जी है, याद रखना, इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन देयर नॉर्मल स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। द थर्ड, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फ्यू ट्रांजिशन एलिमेंट, हमें दी हुई है आयनाइजेशन इंथैल्पी दी हुई है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर ए ब्रेक इन द ट्रेंड ऑफ ए स्टडी इंक्रीज। ब्रेक इन द ट्रेंड क्या हो रहा है, सडनली आप देखोगे मैग्नीज पे वैल्यू ज़्यादा है, आयरन पे कम है। थर्ड, आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब जो मैग्नीज है +2 से +3 में कन्वर्ट होने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, बट Fe क्या हो रहा है, ईजिली +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नीज 2+ होता है हमारा 3d5। ठीक है, तो 3d5 से 3d4 कन्वर्ट करने में इसको डिफ़िकल्टी होगी, सो दैट्स वाई ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 3d5 क्या था, ऑलरेडी हमारा हाफ फील्ड स्टेबल था। बट आयरन 2+ होता है 3d6, तो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बना सकता है 3d5, तो दैट्स वाई इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। बेस्ड ऑन दैट, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एज कम्पेयर टू मैग्नीज। ठीक है, अगर आपने क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सपोज +1 से +2 में लिया, +1 क्रोमियम होता है 3d5, +2 होता है 3d4, वेरस मैग्नीज +1 होता है हमारा कितना, 3d5 4s1, और +2 होता है 3d5। तो क्या होगा, जो क्रोमियम है इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि क्रोमियम 3+ ऑलरेडी क्या था, हमारा स्टेबल था, वेयर एज मैग्नीज में कम एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या था, +2 में आ जाएगा विच इज़ हाफ फील्ड स्टेबल, तो क्रोमियम विल रिक्वायर मोर एनर्जी। आई होप आपको एडिशनल पेपर के सॉल्यूशन समझ आए हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।